हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद सिंह। मैं एमटेक फर्स्ट ईयर में हूँ आईओआर ब्रांच में। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, हाँ पिछले साल आया था मैं। तो मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पे देखा कि लाइक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लोगों के पास गया, देखा। फर्स्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि किसी काउंसिल में मैं जाऊँ, और मैं फिर हॉस्टल काउंसिल में मैं गया। वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट की चीज़ें हुई कि लाइक मैं अपना डेवलपमेंट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या हो रही है। मैंने ऐसे देखा कि लास्ट की जो काउंसिल थी, बहुत सारी जितनी भी काउंसिल थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट किए हुए, बहुत एग्रेसिव सिस्टम है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई है कि वो जितने भी सिस्टम है वो लोगों के लिए, वो लोग अवेयर नहीं है चीज़ों से। लाइक बहुत सारे सिस्टम है, लाइक CMS हो गया, डिफरेंट चीज़ें हो गई, बट वो चीज़ें लोगों को अवेयर नहीं है। सो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मेरे को एक मोटिवेशन आया कि मैं कुछ अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ूँ। तो मेरे 3 एजेंडे हैं एक्चुअली इस पूरे, अगर मैं अगले 1 साल में जाता हूँ अगर आप लोगों की दया से, तो मेरे 3 जो एजेंडे होंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा फर्स्ट एजेंडा होगा वो है अवेयरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी, और थर्ड जो चीज है वो है डिजिटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि IIT एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल कॉलेज है, और यहाँ पे सारी चीजें लाइक डिजिटल होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि नीड क्या है, अरे नीड क्या है, अरे नहीं होगी ठीक है, अरे IIT बॉम्बे डिजिटल होना चाहिए सब चीजों में। सो फिर मैं लोगों से मिला लाइक 2500 लोगों से मिला। मैंने उनसे बात करी। ओके, तो मैं लोगों से मिला, तब पता चला कि यार मतलब कुछ तो है, मतलब कुछ तो इश्यू है, मतलब समझ रहे हो, कुछ तो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट मेजर पॉइंट्स हैं वो बता देना चाहता हूँ। पहला मेरा पॉइंट है कि मल्टीमेसिंग। स्टूडेंट है, फैसिलिटी चाहिए, सबको चाहिए होती है। अलग अलग मेस में खाने को चाहिए होता है, अपनी मेस अच्छी लगती है। तो दैट्स व्हाई कि मल्टीमेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट जो मेरा है कि बहुत सारे लोग जो रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं, लाइक बहुत सारे हैं, लाइक वो UG हो या PG हो, लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब कुछ और हो सकता है। मैं जो बोलना चाहता हूँ पॉलिटिकल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो लोग जो रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है, उनको फूड के लिए वहाँ पे चाहिए होता है, तो उसके लिए एक डब्बा वाला सर्विस है जो आपके कॉन्टेक्ट में एक्चुअली में होता है, बट लोग उसको करते नहीं है। तो चीजें होनी चाहिए, जितना आप पैसा दे रहे हो वो चीजें इंश्योर होनी चाहिए कि वो चीजें हो। उसके लिए प्रॉब्लम्स क्या आ रही नहीं आ रही वो है ना, बाद में आके देखेंगे, बट वो होनी चाहिए। थर्ड चीज है कि रिबेट अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, ठीक है, ऑनलाइन नहीं हुआ अभी तक। एक अच्छा इंटरफेस बनाया था हमारी लास्ट काउंसिल ने, बहुत अच्छा इंटरफेस बनाया। मैंने लोगों से मिला जाके, उन्होंने अच्छा इंटरफेस बनाया हुआ है, बट वो ऑनलाइन अभी तक नहीं हुआ है। सो उसको मैं सोचूंगा कि वो ऑनलाइन हो। फोर्थ पॉइंट जो है वो लाइक लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 30 सेकेंड, ओके, सो लास्ट 1 ईयर में लाइक 25 to 30 ऐसे केसेस आए थेफ्ट के। सो उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि उनके लैपटॉप्स चोरी होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेरा भी चोरी हुआ है, तो मेरे को किसी ने बोला नहीं कुछ, ठीक है। तो और यही सब, ये जितने भी मेरे एजेंडे हैं वही मेरा मोटिवेशन है, और मैं चाहता हूँ कि ना अपना इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेस बने। सो मेरी ये 3 मोटिवेशन के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। थैंक यू। Move to the next candidate, Ashish. Hello everyone, I am Ashish Kumar, 4th year mechanical engineering student, contesting for the post of General Secretary Hostel Affairs. In the past, I have worked as Services Core Group member in Mood Indigo Core Team in 2015. Apart from that, I have also worked as security head in Mood Indigo 2016. Throughout the tenure, मैंने काफी लोगों से बात की. I have interacted with a lot of people, like lot of people in administration, students, vendor, staff, and lot more. So basically, my main motive is
basically to ensure the following four things. First, utilizing all the resources in the institute in a better way. Second, making people aware about the existing facilities in the institute. Third, bringing transparency in the executive system. And fourth, last but not the least, making your life better. In my groundwork, I came to know about a lot of issues that you guys face. My aim will be to address each and every one of them, and I'll try my best कि आपका हर एक issue address हो. Apart from that, I'll follow up on a major points that were proposed earlier, and I'll try my best to propose new initiatives from my side. Apart from all these commitments, I'll try to keep my team motivated and work to the best to make students' life better. Thank you so much. Move to Ravi. Hello everyone, my name is Ravi Sharma. I am currently a third year electrical engineering student contesting for the post of General Secretary of Hostel Affairs. I have been in this institute for past 3 years and have seen the immense impact of HA Council on students as well as on the administration. Also being a part of the institute, I have seen that there are certain sectors which need reforms such as transparency of the current system, student involvement in the policy and decision making, and also there is a lack of technical so that the process are getting delayed. So I have worked in a startup for 1.5 years and have gained an immense amount of experience working with the government bodies, making policies, and having the implementation of planned strategies. So therefore, I would like to implement those experience and skill set gained for the welfare of the student and the council. So now coming to my manifesto, I have 3 major issues and I want to solve them. So coming to the first, I want to initiate a sustainable and resource efficient institute. So for that, I have an initiation of electric shuttle in the institute which would ensure smooth and efficient transportation facilities. Secondly, I want to promote the installation of waterless urinals throughout the institute, which would save huge amount of water in the institute. Third, I want the promotion of installation of solar street lights, because electricity बहुत ज़्यादा institute में waste होती है and institute का electricity bill बहुत ज़्यादा आता है, so that would be very efficient in the institute. Then coming to the improvement of healthcare facilities. Institute में कभी भी health camps and vaccination camps नहीं होते हैं, so I want that institute should have regular health checkup camps and vaccination camps throughout the hostel, ताकि जिसको भी लग रहा है कि health मेरी कुछ weakness है, मेरे अंदर vaccination नहीं हुई yearly basis पे, so that they can get that completely. And also I want the promotion of installation of sanitary napkin dispensers for women for the promotion of female healthcare. Then coming to the point of transparency, HA Council की आधी चीजें लोगों को पता भी नहीं चलती कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. So I want the promotion of a hostel affairs blog which would ensure कि यार जो policies institute में है, they would get to the students. इससे हम लोग student के reviews ले सकते हैं, and also we can take feedback on the current policies and the system implement हो चुके हैं. उससे we can make the system much better and efficient. My vision is as simple as 3T to make the system transparent, transcend, and thrive. So to conclude my opening statement, I would ensure that if elected, all my energy would be given for the working of the council and for the welfare of the students and the institute. Each of you will have 2 questions against an opponent. 4 minutes on each question with 5 rebuttals. We'll start with Ashish. Ashish to Anand. So, hi Anand. Is this point mentioned in your manifesto? Improve transparency in hostel pertinent rates by making them more accountable and ensure proper utilization of the amenities fund provided to the hostel. So my question is, how would you ensure the proper utilization of the funds? And how does this come under your domain? Hello, Ashish.
So एक्चुअली ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा जो जितने भी हॉस्टल्स में जितने भी काउंसिल्स हैं उनके ऊपर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कम से कम देखे कि यार वो चीज लोग सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं काउंसिल में रहा हूँ तो मैंने देखा है वो चीजें कि बहुत गंदे तरीके से होती हैं, तो उसको देखने वाला कोई है नहीं। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई तक ऊपर होना चाहिए, वो मैं अपनी काउंसिल में लूँ या मैं कोई कमेटी बनाऊँ या कुछ और करूँ, बट वो मैं अपने ऊपर लूँगा जरूर। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जितना लेवल पे शायद नहीं होता होगा उससे ज़्यादा शायद हॉस्टल से लेवल पे होता है, तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको इंश्योर करें कि हाँ ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, काउंसिल के ऊपर देखने के लिए होना चाहिए। आई गेस हर हॉस्टल में एक वार्डन और एसोसिएट वार्डन होते हैं, और मुझे लगता है जब बात हो रही है हॉस्टल एमिनिटीज फंड यूटिलाइजेशन की, सो इसका डिसीजन हॉस्टल के हाथ में ही रहना चाहिए कि हॉस्टल की क्या नीड्स हैं और हॉस्टल उसे कैसे यूटिलाइज करेगा, उसे देखने के लिए। A factual correction. Right now, Dean SA office and the hostel based council does oversee that. So my point is, G6 and warden should take the decision कि हॉस्टल का पैसा कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है. Agreed to Osama's point. Final call is definitely in the hands of Dean SA, and he can approve that. Next question, Ashish to Ravi. So, my question is about this solar power street lights. So, how do you plan to install them exactly? सो इंस्टीट्यूट में अराउंड 100 से ऊपर स्ट्रीट लाइट्स हैं। सो अगर हम लोग प्लान करें कि हर स्ट्रीट लाइट को रिमूव करके फेज वाइज रिप्लेस किया जाए, सो हर स्ट्रीट लाइट की कॉस्ट अराउंड 6 to 10,000 होती है। सो और इनका जो आपका ब्रेक इवन होता है वो 3 साल में हो जाता है। सो अगर फेज वाइज हम लोग एकेडमिक एरिया से भी स्टार्ट करें, सो वी कैन गेट द थिंग डन इन अ वेरी फ्यू इफेक्टिव एंड लेस टाइम। ग्राउंड वर्क बोलता है कि इंस्टीट्यूट में 100 से ज्यादा नहीं 750 स्ट्रीट लाइट्स हैं। 100 से ज्यादा 750 इंक्लूडेड होता है। जनता को 100 और 750 में डिफरेंस पता है। इंस्टॉल हो जाएंगी। स्ट्रीट लाइट्स रोड के साइड में होती हैं। जितना मुझे आइडिया है उनके ऊपर एक सोलर पैनल होता है, और हमारे इंस्टीट्यूट में रोड्स के साइड में काफी पेड़ हैं। सो हाउ वुड यू इंश्योर पैनल पर प्रॉपर सनलाइट आ रही है, वो चार्ज हो रहा है? आई थिंक आपने सोलर पैनल्स देखे नहीं आज के। सोलर पैनल एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर तक, वायरिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट बल्ब से कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं होती है। आप सोलर वायरिंग के थ्रू बैटरी में पावर ला सकते हैं, सोलर पैनल को कितने भी ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी फिजिबल थिंग टू डू। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वो एकदम सर पे लगे। What about their working in rainy season? Like 4 से 5 महीने ऑलरेडी यहाँ पर रेनी सीजन रहता है। So if you are talking about break even in 3.5 years, so वो already at least 1.8 times हो जाता है, क्योंकि 4 से 5 महीने यहाँ ऑलरेडी बारिश होती है। सो इंडिया में आपको पता होगा साउथ साइड में पूरा एक सोलर एयरपोर्ट है, और साउथ साइड में मुंबई से ज्यादा बारिश आती है। सो आई फील दैट ये चीज ने कंक्लूड कर दिया कि वो ब्रेक इवन 3 साल में जल्दी होगा। सोलर पावर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो मिनिमल सनलाइट में भी चार्ज हो सकते हैं पूरे दिन के टाइम में। एटलीस्ट 12 आवर्स चार्ज करने की। सोलर पावर की कैपेसिटी का तरीका तो मुझे पता नहीं, बट इतना जरूर पता है मेरे हॉस्टल में सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है, लेकिन बरसात में गर्म पानी वहां से तो नहीं आता।
आता है वो इसलिए आता है बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रिकल बैकअप अवेलेबल। जो भी सोलर कंपनीज है वो किसी भी रेनी एरिया में कभी सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं कर सकती, बट दैट्स वेरी रॉन्ग। हर एरिया में बारिश होती है, हर एरिया में लोग सोलर पैनल लगाते हैं, हर जगह वो चलते भी हैं। That's a very factual error that we have currently, I would say. We'll move to the next question. Ravi to Anand. So you've talked about reinstating the Dabbawala service. Can you please enlighten us on the reasons of its failure and what different would you be doing for this success? नहीं आती भाई। हिंदी में बोलो क्या? ओके, सो हाय रवि। इंस्टीट्यूट डब्बावाला सर्विस जब लास्ट टाइम बंद हुई थी, तो ऐसा था कि वो 12-13-14 से डिलीवरी होने वाली थी, तो उन्होंने मना कर दिया था मैनेज मैनेजर ने। सो उसके लिए मैं फिर से मैंने स्टार्ट करने की बात करी कि है ना, फिर से वो स्टार्ट करें इन चीज़ों को। तो उन लोगों ने वो बोल रहे हैं कि हाँ ये अगले कॉन्टेक्ट में मैं उनको डालूंगा और वो चीज़ स्टार्ट करने के लिए ऊपर आएंगी। और ऐसे बहुत सारी लोकेशन होंगी। एक अगर आपके अगर कोई और क्वेश्चन बनना हो तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ऐसी बहुत सारी लोकेशन होंगी एकेडमिक एरिया में जहाँ पे आपको क्लीनिनेस की दिक्कत होगी कि आप क्लीनिनेस वाली प्रॉब्लम है। तो ऐसे कई पॉइंट हैं जहाँ पे मैं उनको अफोर्ड कराऊंगा खाना। Anand, the correction, it is already there in the contract. ये 30 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, बट एक्चुअल में पेन ये आता है कि लोगों को 5 डेज खाना है बट 2 दिन यहाँ पे वापस खाना है। सो मैंने इंश्योर किया है कि वो 5 डेज खाएं और 2 दिन अपने सैटरडे और संडे को वापस वहाँ जाके वो खा सकें। सो फैक्चुअल करेक्शन, ऐसा नहीं था कि हॉस्टल 12, 13, 14 वाले मना कर रहे थे देने को। द इशू वाज दैट कि इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं कर रहा था कि एकेडमिक एरिया में उनकी खाने की सफाई कौन करेगा। द क्लीनिंग वाज द मेजर इशू। तो क्लीनिंग का जो इशू है वो एक्चुअली में एकेडमिक एरिया में है कि आप एकेडमिक एरिया में जो लैब्स में आप बैठते हो तो कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए होता ही है। बट हम आईडीसी और जो सिविल की जो ऊपर वाली जो कैंटीन है उनसे आप मैं बात ही करके आया हूँ। अगर ये मेरा जो प्रपोजल है ये बहुत अच्छा चला तो मैं ऑब्वियसली ये प्रपोज करूंगा कि आईडीसी में ऊपर एक शेल्टर डाल के एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए कि जो रिसर्च में एक्चुअली में इन्वॉल्व है उनका जो वापस आना पड़ता है 1 घंटा उनका बर्बाद होता है, तो वो वहाँ पे बैठ के खाना खा सके। सो क्या आपने आईडीसी और सिविल डिपार्टमेंट की जो ऊपर लैब है उनसे बात करी? बिकॉज currently no worker would be cleaning the thing that you have given from the outside vendor. आईडीसी की जो बाहर वाली जो चीज है वो पीएचओ करने के लिए तैयार भी है, मैंने बात भी करी है। सो मेरी जो बात हुई है, मैं ईश्वर भैया से मेरी बात हुई है जो पीएचओ में आपके यहाँ पे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि आनंद ने आपसे बात करी कि नहीं करी। वो बताएंगे कि हाँ वहाँ पे वो बात कर, वो सफाई करने के लिए भी तैयार है। तो मतलब लाइक The bottleneck was that it was never allowed from the institute functionally because they never wanted PHO to clean the food stuff. Which was okay, but in an open area में वो allowed हो सकता है। ओपन एरिया में खाना कहाँ खाओगे यार? It could be, but currently that was the bottleneck. ओके, तो मैं उसके लिए इंश्योर करूंगा। अगर वॉकिंग क्राउड होता है वो उसमें भर जाता है, वो हॉस्टल 4321 से जाती है टमटम, दैट इज ऑफ नो यूज टू देम। एक और रूट है जो टमटम हॉस्टल 12 से निकलती है, वो अगेन कैंपस अपर आती है, फिर लेफ्ट टर्न लेती है, हॉस्टल 4321 जाती है, वो पहले पीक आवर्स में 2-3 बस स्टॉप्स पर भर जाती है, फिर वहां के क्राउड के लिए कुछ नहीं बचता। सो एटलीस्ट अब आप ये तो एग्री करेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? A factual correction. So, you said there is no tum-tum for 1, 2, 3, 4. We actually have 2 tum-tums. It starts from 4 in peak hours and moves in That is not That's there in the schedule. I inform you that it's as well. but this thing hasn't been implemented, right? The currently implemented schedule there is It is already implemented and moving. हॉस्टल 4 की जनता बता देगी। मैं हॉस्टल 3 में हूँ, मेरे सामने से 2 बसेस निकलती है रोज, सो आई नो दैट वहाँ से बसेस जाती हैं अच्छे से। Hostel 4 people might clarify this in a better way. So can you please answer my question? How would you optimize the plan? Because I have the plan right here. I have already told you. अभी तक हॉस्टल 4 से
कोई टमटम इनिशिएट नहीं करती, हॉस्टल 4 के लोगों को ये पता है, मुझे So last comment like that कुछ clear There are already 2 tum-tums in all peak hours, that's from morning 8 to 9:30, then 12:30 to 5. On all these 4 points, we have 2 tum-tums, starts from 4 and moves in opposite direction. That covers 5, 8 straight, 2, 3, 4 and straight. Already in place. हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सुनना। तो पॉइंट ये है कि आपने जो अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है, तो इसमें 50 to 60% फॉलोअप्स है। जो इंस्टेंट फैसिलिटी का 1, 2, 3 पॉइंट है, उसका शायद मतलब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो 80% काम हो चुका है। सेकंड पॉइंट है लाइक सैक की बुकिंग ऑलरेडी होती है, आप है ना आके कर सकते हो क्योंकि सामने आपको अवेलेबल हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है इजी टू रीड, लाइक कोई ऐसी चीज है नहीं शायद जो इजी टू रीड ना हो यहाँ पे इंस्टी में लोगों को। और जो लाइक जीसा को लाइक एक मैनिफेस्टो बनाना चाहिए, तो लाइक पूरा ऊपर से नीचे तक 60% फॉलोअप होना और उसके बाद सारे पॉइंट्स को इम्प्रूव ना करना, वो मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। First of all, the quality of questions that are being asked, you can directly see the intent जो भी है। Now I'll explain. 50 से 60% पॉइंट जो इन्होंने बताए, they are follow-ups। आप सब लोगों को पता है कि लाइक 3-4 साल हो गए होंगे इंस्टीट्यूट में, जीशास के मैनिफेस्टोज आते हैं, पॉइंट्स होते हैं, बट दे टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट, राइट? हर साल जीशा का सम परसेंटेज ऑफ मैनिफेस्टो गोज अनएग्जीक्यूटेड, राइट? बट वो आप क्वेश्चन का पता Let him complete. Anand, please let him complete the answer. आई एम ऑफ द आइडियोलॉजी, जो पॉइंट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, हर साल एक नया जीशा आएगा, नए इनिशिएटिव्स लेगा और पुराने पॉइंट्स जिन पे आधा काम हो चुका है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, जस्ट बिकॉज दैट इज नॉट देयर इन योर आइडियोलॉजी। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस आइडिया। I don't care if a point is a follow-up or an initiative. अगर मल्टीमेसिंग सिस्टम अच्छा है तो चाहे वो follow-up हो चाहे initiative हो, मुझे वो कराना है। I hope this answers. Now coming to the SEC room booking. अभी आपको पता होगा वो ऑफलाइन होती है, डायरी में होती है, ठीक है? अगर मैं रूम पर हूँ, मुझे कोई भी मीट शेड्यूल करनी है, पहले मुझे यहाँ SEC में आकर डायरी में चेक करना पड़ेगा कि द रूम इज बुक्ड और नॉट, उसके बाद मैं मीट शेड्यूल कर पाऊंगा। आई वांट टू मेक दिस प्रोसेस ऑनलाइन सो दैट आप अपने रूम पर बैठकर ही चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कर लोगे सैक की जो रूम बुकिंग है, तो जो बहुत बढ़िया जो मीटिंग होती है बड़ी लेवल की, और अगर उनको पहले से ना किया जाए तो अगर आगे टाइम पे अगर उनको चाहिए जगह, तो उसके लिए क्या मतलब कोई प्रोसेस है क्या? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मुझे कुछ नहीं समझा। जो एक्चुअली में बड़ी मीटिंग्स होती हैं, ये एक्सप्लेन द क्वेश्चन। सो एक्चुअली में बहुत बड़ी मीटिंग भी होती हैं, जैसे बड़ी मीटिंग्स ऐसे जैसे कोई बड़ी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। हाँ, तो वो भी ऑनलाइन बुक करेंगे ना यार। अभी भी बड़ी मीटिंग्स के लिए रजिस्टर में लिखते हैं, तब ऑनलाइन बुक कर देंगे। आई एम नॉट चेंजिंग द प्रोसेस, बुकिंग वैसे ही होगी, बस अभी ऑफलाइन होती है तब ऑनलाइन होगी। आई होप और आई वुड लाइक टू एड दिस, डिजिटलाइजेशन तो आप भी चाहते थे, मैं भी कर रहा हूँ, आप करें या मैं करे, एक ही बात है। सो रवि, ये साउंड एब्जॉर्बिंग पैड्स की एक्चुअली में क्या मतलब वजह क्या है लगाने की? और लाइक 10x10 की म्यूजिक रूम की भी कॉस्ट लाइक 1 लाख होती है। सो इतना बड़े मेस में लगाने में मतलब कितना कॉस्ट आएगा, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे और कितने लोगों का प्रॉब्लम है ये एक्चुअली? So you are living in hostel 16 currently. आप 15, 16, 12, 13, 14 minutes गए होंगे। So वहाँ पे खाने के रात में खाने के टाइम, लंच के टाइम बहुत ज़्यादा कमोशन, बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। एंड मैंने अपने ग्राउंड वर्क के टाइम में 12, 13, 14 के मैच में ग्राउंड वर्क कर रहा था, तो मुझे पता चला लोगों का पेन ये है कि यार मैच छोटी कर दो ताकि यार आवाज़ कम हो, खाना तो कम से कम 20 में खाएं।
सो उसके लिए आई प्रपोज कि यार इस चीज़ को लगाया जाए वहाँ के वॉल्स में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू प्रपोज. Cost analysis. ओके, सो कॉस्ट एनालिसिस, शायद आपकी कॉस्ट एनालिसिस थोड़ी वीक है. सो इट्स लाइक एक बड़े रूम का कॉस्टिंग अराउंड 50 to 60,000 आता है. सो उस पूरी में इसका पूरा कॉस्ट एनालिसिस 15 to 20 lakhs में कवर हो जाएगा, विच इज और 2 से 2,500 लोगों के हॉस्टल जिनके एलुमनाइज 2 से 2,500 होंगे, दे कैन इजीली पे दैट 15 to 20 lakhs. So 10 क्रॉस 10 के म्यूजिक रूम की जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 1 लाख है, एग्जैक्ट फिगर है. सो 12, 13, 14 में आप साउंड पैड्स लगा रहे हो, आप बोल भी रहे हो कि साउंड बहुत ज़्यादा है. 2-3 दिन से आप भी उसी मैच में कैंपेनिंग कर रहे हो, मैं भी वहीं पर कर रहा हूँ. मुझे तो साउंड ज़्यादा नहीं लगी. एट द सेम टाइम साउंड अगर ज़्यादा है तो सब मैच में ही ज़्यादा है. 12, 13, 14 में एक्सट्रीमली ज़्यादा नहीं है. सो why didn't you propose this project for the entire institution? initiation starts with one thing and then goes on to another. So शायद आप भी मेरे बगल में कल कैंपेनिंग कर रहे थे ना, सो आप भी चिल्ला के बोल रहे थे, मैं भी चिल्ला के बोल रहा था, वहाँ पे लोगों को एक्सप्लेन सुन रहा था. सो आई थिंक दैट द नीड इज दिस कि वहाँ पे लोग, यार मेरे को भी पता, मैं भी वहाँ पे खाना, मैं 3 दिन से वहीं पे खाना खा रहा हूँ. सो आई नो दैट वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रहता है रात के टाइम. Do you have any statistical data available कि अभी साउंड लेवल कितना है और आफ्टर साउंड प्रूफिंग कितना हो जाएगा? साउंड लेवल डायरेक्टली 1/10 हो जाता है. सो 1/10 आप कैलकुलेट कर सकते हो साउंड लेवल. ठीक है, लेट मी टेल हिम, थोड़ी सी मेरी आदत है साउंड मेजर करने की बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड. एज ऑफ नाउ 12, 13, 14 में मैक्सिमम साउंड लेवल अराउंड 65 डेसिबल्स जाता है. ठीक है, एज यू आर टेलिंग कि 1/10 हो जाएगा तो 6.5 डेसिबल तो आप एक शांत रूम में चले जाए, वहां भी नहीं होता है. साउंड बैग इंस्टॉल करने का वही तो मोटिव है कि यार शांति से खाना खाओ, चाहे 6:30 हो चाहे जितना भी करो, साउंड भी कम हो रहा है ना. Please. We'll start with Ravi, then Ashish and Anand, based on check picking amongst you. We have 2 topics. We'll move topic wise. First question, first topic. Is the present opt-out scheme effective? Shall we make opt-in entirely optional by eliminating any cut fee? That is, move to a completely pay per meal system with no basic charges. That is 1,300 which we pay per month. The scenario needs to take care of all segments of the student populace, the impact on the mess system, the feasibility of running with this completely new system in place. Should I? So 2 minutes each, and then we'll have this debate for 6 minutes. So I feel that current opt-out system effective है, but it can be made more efficient by getting into the point of opt-in system जो आपका अभी current इन्होंने propose किया है. So I feel that वो system इसलिए better है because उससे first of all जिसको जब खाना है, जहाँ पे खाना है वो खा सकता है. It's like every hostel में सिर्फ 10% जनता ऐसी होती है जो दिन में 4 मील खाती है. So we are almost wasting 1 meal every day on that. So I feel that opt-in करने से ये अच्छा रहेगा कि यार मुझे जब जहाँ खाना है, जहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा वहाँ पे खाऊंगा. सेकेंडली इसमें एक चीज़ है कि इसमें मेस वेंडर्स है उसमें कंपटीशन के थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट का बहुत अच्छा सीन है. सीन ऐसा रहेगा कि यार मुझे अगर अपने में से खाना अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई फील दैट मेरी तरह 50% लोग भी होंगे जिनको वो खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा. सो मैं किसी और हॉस्टल की मेस मेन्यू देख के वहाँ पे खाने चले जाऊंगा. सो आई फील दैट इस चीज़ के थ्रू जो मेस वेंडर्स हैं उनमें कंपटीशन बहुत अच्छे से बढ़ेगा, एंड देन they'll start to make the food better, and उससे क्वालिटी काफ़ी improve. Factual correction, it is not the opt-in system, which is complete pay per meal system, is not proposed. We only have discussed in HGSC. So Yeah. HGSC level is done, but we have to move on the So further level. yeah.
So right now the current opt-out system is, जैसे सब लोगों को पता होगा, you guys should pay 1300 rupees per month. उसके बाद you can pay per meal, right? So talking about the extent of usage, around अभी in all messes 7 to 9% people opt out from this system. Like 7 to 9% of the people are opting out from their mess. So as far as my views goes about this is, basically अगर पूरा सिस्टम स्क्रैप ऑफ हो जाए, ये पूरा अमाउंट स्क्रैप ऑफ हो जाएगा, so there will be uncertainty about people eating in some particular mess. So कॉन्ट्रैक्टर को कोई आइडिया नहीं रहेगा उसे कितना खाना बनाना है, अकॉर्डिंगली कितने लोग आने वाले हैं. So फूड वेस्टेज की एक प्रॉब्लम रहेगी. Another thing is, opt-out per meal can be executed, but not for the entire amount. Like if you want to opt out for particular lunch for some day, ठीक है, उसका चार्ज आपके मेस में लगता है अराउंड 40 रुपए. सो वो पूरा अमाउंट तो नहीं रिप्लेस किया जा सकता. जैसे अभी मंथ का लाइक 33%, एक महीने का लाइक 4000 बिल आता है, अराउंड 1300 रुपए गोज टुवर्ड्स द ऑपरेशनल कॉस्ट अभी ऑप्ट आउट करने में. दिस थिंग कैन बी स्केल डाउन ऑन पर मील सिस्टम, जिसमें आपको यू विल हैव टू इन्फॉर्म वेल इन एडवांस कि यू आर ऑप्टिंग आउट, और अकॉर्डिंगली उतने ही लोगों का मेस में खाना बनेगा. एज फार एज अभी जो अमाउंट है 1300 रुपए, अभी इन शॉर्ट टर्म सिर्फ इतना किया जा सकता है कि इस अमाउंट को थोड़ा और कम करा दिया जाए, बट आई एम नॉट इन फेवर कि ये अमाउंट पूरा स्क्रैप ऑफ हो जाए. आनंद. सो अभी ऑप्ट आउट के लिए 1300 रुपए देने पड़ते हैं. सो उसमें 300 रुपए जो होता है वो आपको हॉल मैनेजर और उनके जो मेस मैनेजर जो काम करते हैं उनके में जाता है, और 1000 रुपए आपको देना पड़ता है. सो आपको हर मंथ में अगर आप खाओ ना खाओ, आपको अगर ऑप्ट आउट कराना है, अगर दूसरी मेस में खाना है, मल्टी मेसिंग फैसिलिटी का यूज करना है, सो आपको 6000 रुपए देने पड़ते हैं. सो मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग क्यों दें, मतलब क्यों दें हम 6000 रुपए. इससे बेटर है कि मतलब अगर मैथ्स के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हाँ उनके लिए सही है, बट हमारे पर्सपेक्टिव में देखा तो हर स्टूडेंट 6000 रुपए दे रहा है. क्यों दे ये मुझे समझ में नहीं आया. सो मैं थोड़ा फेवर में नहीं था इसके, बट अगर मैथ्स के फेवर में देखा जाए तो हाँ अभी जो सिस्टम चल रहा है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है वो बेटर है. हाँ बट इसके कॉस्ट को कम करना चाहिए, जो आशीष ने बोला. Same fashion. So I have to ask question. You can start with the rebuttals if you have any under So debate. Anand said that कि 1300 रुपए कम करना होगा, क्यों देते हैं? So the simple answer is that वो मेस वर्कर्स की मेंटेनेंस फीस होती है वो देना. अगर वो नहीं देंगे तो मेस वर्कर्स, आपने मान लो सबने ऑप्ट आउट कर दिया, सो मेस वर्क कमाएंगे कैसे एट द एंड? उनका जो मेंटेनेंस फीस होता है वो कौन देगा? सो 1300 करेंटली इज अबाउट द मेंटेनेंस फीस. आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ भी रिडक्शन किया जा सकता है, बिकॉज आपने अगर ग्राउंड वर्क किया होगा सो यू वुड हैव गॉन थ्रू कि इतना मिनिमम फेयर लगता ही है मेंटेनेंस का हॉस्टल्स में. सो आई हैव अ क्वेश्चन कि आप इसको कैसे कम करके पेपर मिल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? सो पहली बात तो खाना इतना सही नहीं होता कि उसके ऊपर हम लोग इतना 1000 रुपए दें. सो मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं 1000 रुपए क्यों दूँ. मतलब मेरा बेसिक का क्वेश्चन है मैं 1000 दूँ ही क्यों. तुम क्या अब मैं समझ रहा हूँ कि मैं उसको देना है मुझे वर्कर्स को, पर मैं अपना सोचूंगा, मैं वर्कर का क्यों सोचूं? अगर देना है मुझे कहीं जाना है तो मैं मैं दे दूंगा. वैसे नहीं, हाँ वैसे सिस्टम के लिए बेटर है कि हमको देना पड़ेगा, बट एक कोई और सिस्टम होना चाहिए जो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो. लाइक पेपर मिल हो तो वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो. एक बार हम लोग उसको पायलट रन में चला सकते हैं पेपर मिल, एक बार देख सकते हैं कि यार कैसे वो वर्क करता है. अगर वो वर्क करता है तो देन डेफिनेटली कि हम लोग कुछ और सोचेंगे, बट अभी के लिए जो अभी तक हमने पायलट रन नहीं चलाया है, सो बेटर है कि हम लोग एक बार तो ट्राई करना चाहिए, फाइट मारनी चाहिए. इवन आफ्टर प्रॉपर क्लेरिफिकेशन बाय रवि, माय फ्रेंड इज स्टिल इन डाउट कि क्यों पैसे दें. सो आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रॉमिस्ड कि इतने लोग आपके मेस में खाना खाएंगे. अगर वो ऑप्ट आउट करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं, दैट गोज टुवर्ड्स द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द मेस. ठीक है, अभी यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन व्हाट पीपल वांट
and what the mess manager is supplying. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि क्यों दे and you are even not able to propose an alternative plan. या तो आप एक प्लान बता दो कि 1000 रुपए क्यों दे, ठीक है मैं नहीं दूंगा, अब ये बताओ क्या करना चाहिए, ठीक है. You don't have an alternative plan, you are just asking क्यों दे. फील में आके तो I guess नहीं हो पाएगा. जो लोग नहीं खाना चाहते, मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों हम दे क्यों रहे हैं पैसे. ये बात सही है कि हम लोग मैच को चलाने के लिए उनके लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कुछ और तो एक होगा जो जहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पेपर मिल एक बार इम्प्लीमेंट करने में क्या जा रहा है. So let me clear it out. अगर आप पेपर मिल इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हो, so you would have to increase the food cost. आपको गेस्ट चार्ज के बराबर स्टूडेंट कॉस्ट देना पड़ेगा, तभी मेस मैनेजर बात को मानेंगे. बिकॉज आई टॉक टू थ्री मेस मैनेजर यस्टरडे. सो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आपको ऐसी मील करानी भी है तो गेस्ट चार्जेस से कम में स्टूडेंट चार्ज नहीं हो सकते. तो देन खाना तो फिर भी महंगा ही होगा. When I asked about alternative plan, my friend insisted on paper meal system कि paper meal कराएंगे. So थोड़ा सा मुझे पूछना है, like paper meal में there is no fixed cost. You जिस मील में भी आप जाकर खाएंगे उसी मील का चार्ज देना होगा. So how will you estimate the number of people coming inside the mess? हाँ यार सोचना पड़ता है. एक्चुअली में पेपर मिल है ना, कोटा में बहुत सारी कोचिंग चलती है, वहाँ पे एक्चुअली में होता है. तो इम्प्लीमेंट कराने में क्या दिक्कत है. मैंने आई मीन लाइक 20 to 30% लोग होंगे जो नहीं खाना चाहते. तो new points to add because it's going round and round. So I have a point कि पेपर मील जो है वो बेटर हो सकती है बिकॉज उससे थोड़ी ठीक है, मान लो प्राइस ज़्यादा हो रहा है, इट्स अराउंड अभी 120 है, इट कैन गो टू 170, बट एट द एंड अगर आपको खाना अच्छा मिल रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन गोइंग अराउंड एंड ऑलरेडी आप लोग मेजॉरिटी जो जनता है वो 4 में से 1 मील मिस कर ही रही है. सो आई फील दैट अगर खाना अच्छा भी मिल रहा है सो आई विल ऑप्ट फॉर इट. मेनी ऑफ अस वुड ऑप्ट फॉर इट बिकॉज खाना खाने के लिए यार हम लोग कहीं ना कहीं भागते रहते हैं कि अच्छा मिल जाए. सो इट्स लाइक अगर कहीं पे भी खाने का अच्छा ऑप्शन मिलेगा आई गो विद दैट. My question is still unanswered कि how will you estimate the number of people coming inside the mess? Food wastage को कैसे रोकोगे? आई थिंक उसामा ने लास्ट ईयर मल्टीमेस और उससे पहले ही मल्टीमेसिंग सिस्टम प्रपोज हो चुकी है कि जब, और आप लोग के मैनिफेस्टो पॉइंट्स भी है कि मेस डिजिटलाइज करेंगे. सो आपको पता होगा डिजिटलाइज करेंगे तो आपको एक दिन पहले देना ही पड़ता है अपना नाम कि मुझे इस मेस में खाना है, इस जगह खाना है. सो दैट विल इंश्योर दैट कि लोग एक जगह एक दिन पहले दे देंगे कि हम मुझे उस दिन खाना है. Time is up. The system which you have written in your manifestos was paper meal system in the end because it took some input from the students who all will be eating on the interface, and then the inputs were given to the manager. It is in a way implementable. We'll move to next topic. Topic number 2, working with offices. As you have seen, the faculty quarters are much better maintained from the students' hostels when compared to student hostels, which proves that the offices does have a potential to work extremely efficiently. On the other hand, the hostels have only deteriorated in the last few years. The living conditions are termed as pathetic by many. A new committee with all stakeholders, that is deans, wardens, offices and council members from various hostels with the responsibility of having a meeting plus visit of each hostel was formed. Has it been effective? What all changes do you feel are required to have a better and more efficient system? We'll start with Anand. सो ये प्रूफ नहीं होता कि है ना फैकल्टी के यहाँ पे है ना वो चीज़ें मेंटेनेंस अच्छा होता है तो उसमें ऑफिस का बहुत अच्छा रोल है. सो इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है कि जो स्टूडेंट की तरफ से भी है कि उनके जो रूम्स छोटे हैं, उनको लिविंग जो एरिया होता है वो बहुत छोटा है, तो उनके लिए उनको प्रॉब्लम होती है. मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को अपनी साइड से भी प्रॉब्लम है, उनको एरिया की प्रॉब्लम है,
उनको यहाँ पे फैमिलीज नहीं रहती, लाइक वो 2 लोग रहते हैं, वो लोग है ना कहीं पर कुछ भी कर लेते हैं, लाइक कि जो फैमिलीज रहते हैं वो अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से वर्क करती है, तो उनके यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती मेंटेनेंस की। तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना इसमें इतना बड़ा रोल नहीं है कि आप ऐसा बोलो कि वो मेंटेनेंस वहाँ पे अच्छा हो रहा है, तो उसमें इसका रोल ज़्यादा है। Topic is more on what more could be done to have a more efficient system Okay. than what we have already proposed and implemented. सो यहाँ पर पॉइंट यही है कि स्टाफ क्वार्टर्स ज़्यादा बेटर मेंटेन्ड है, हॉस्टल्स उतने बेटर नहीं हैं। उसके देयर वर अ फ्यू रीजंस, लाइक नंबर ऑफ हॉस्टल्स एंड नंबर ऑफ रूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू स्टाफ क्वार्टर्स एंड हॉस्टल्स, इवन फैकल्टी क्वार्टर्स। Another thing is to solve this problem. Factual corrections. It's not. We have more faculty and staff quarters when compared to staff area. Considering The entire lakeside is staff. Considering the extent of damage and the conditions of the building. Talking about the effectiveness in the current procedure. ठीक है, अभी one thing was proposed from current council कि हर हॉस्टल में डीन विजिट्स होती हैं। डीन along with the state and EMD officials हॉस्टल में आते हैं, ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शंस करते हैं और हॉस्टल काउंसिल उनको प्रॉब्लम्स बताती है और वो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनती है और एक्शंस वर टेकन ऑन अ फ्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो इफेक्टिवनेस वाज वेरी गुड इन दिस, बस थोड़ा फ्रीक्वेंसी का पेन है। ठीक है, तो जो भी इश्यूज हुए हॉस्टल में, जो मेजर इश्यूज थे वो प्रॉपर रिजॉल्व भी हो गए। सो हॉस्टल्स पर भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टाफ और फैकल्टी क्वार्टर्स ही मेंटेन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक पॉइंट जिसकी वजह से हॉस्टल्स पे इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज का उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, दैट इज कि इंस्टीट्यूट हैज ऑलरेडी प्लान्ड रेनोवेशन ऑफ ऑल द ओल्ड हॉस्टल्स। हॉस्टल 1 का रेनोवेशन ऑलरेडी चल रहा है, बाकी हॉस्टल्स पे डेमोलिश होकर वहाँ पर नए हॉस्टल बनेंगे। सो इसलिए इंस्टीट्यूट ने हॉस्टल में कोई मेजर रेनोवेशन या कोई भी मेजर स्ट्रक्चरल चेंज फेवर नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि कुछ दिन बाद डेमोलिश करके नया हॉस्टल बनाना ही है। फैक्चुअल एरर, डिमोलिश नहीं किए जाएंगे, उनको उसी में रेनोवेट किया जाएगा। The complete plan is not been finalized. We have 2 more hostels which would be renovated, not demolished. We are not going ahead with demolition for 7 and 8, which is the only plan. Further ahead, we will plan when these renovations are completed. There would not be any demolition for now. So I currently feel that जो अभी डीन विजिट्स का सिस्टम है, I currently in favor of that because उससे जो issues हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हैं because so it's like किसी हॉस्टल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे 7 में ड्रेनेज का इशू था, 6 में कैंटीन, फिटनेस रूम्स एंड सेकेंड में हॉस्टल 2 में फेंसिंग का इशू था। सो दे हैव बीन रिजॉल्व इन अ वेरी फ्रीक्वेंट टाइम। सो आई फील दैट कि इस विजिट से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है एंड इसमें सजेशंस का स्कोप इसलिए नहीं है बिकॉज हम लोग ज़्यादा विजिट्स इसलिए नहीं करा सकते बिकॉज जब तक काउंसिल फॉर्म होता है तब तक लोगों को इश्यूज इतने नहीं पता होते। सो आई फील दैट इसमें सजेशंस का बहुत कम स्कोप है एंड आई फील दैट ये सिस्टम जो है इज बेटर दैन इट कैन बी। थैंक यू। Move to debate. Anyone? So Ashish has said that कि इसमें उनकी frequency बहुत कम होती है. So can you please tell us deep visits की? So frequency बढ़ाने से फायदा क्या होगा? Because council जैसे ही जब बनता है अक्टूबर में, उसके बाद लोगों को issues पता करने में, उसके चीजें जो उनका क्या कहते हैं उनका जो बनाने में बहुत टाइम लगता है। So डीन विजिट आप एक सेमेस्टर में एक बार से ज्यादा कर ही नहीं सकते। सो आप व्हाट डू यू प्रपोज कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए डीन विजिट? हाँ, I'll answer this.
ठीक है, हॉस्टल के इश्यूज होते हैं, अच्छी बात है। नई काउंसिल बनती है, अच्छी बात है। नई काउंसिल बनने की वजह से पुरानी काउंसिल हॉस्टल के इश्यूज भूल तो नहीं जाती। दिस पॉइंट इज एंटायरली इनकरेक्ट कि नई काउंसिल बनती है इसलिए डीन विजिट्स नहीं होती। ठीक है, डीन विजिट्स के और भी बहुत रीजन है कम फ्रीक्वेंट होने के। ठीक है, डीन और भी कहीं जगह बिजी रहते हैं, सो उनके प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, सो व्हाट आई प्रपोज इज कि विद हॉल मैनेजर, एस्टेट ऑफिशियल्स एंड हॉस्टल काउंसिल, हर हॉस्टल में थोड़ी और ज्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स होनी चाहिए। जैसा अभी रवि ऑल्सो कोटेड कि इसका कुछ अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स, हॉल मैनेजर एंड द जीसेक एंड अदर काउंसिल मेंबर्स, हर जो भी इश्यूज कोट होते हैं उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बननी चाहिए एंड दैट शुड बी फॉरवर्डेड टू द हायर अथॉरिटीज। अगेन this is debatable, but this is what I propose from my side to at least increase the frequency. That was the concern for Ravi too and Anand. I have a question in this कि अगर बिना डीन आईपीएस, बिना डीन एसए के ये मीट करानी ही है, so what's the point? क्योंकि वहाँ पे जो चीजें डिसाइड होंगी एट द एंड उनको डीन के पास जाने पड़ेगा। एंड एवरी जो मीट्स अभी होती है उनका एजेंडा ये रहता है कि लोगों के डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं। क्या कहते हैं, अभी जो इशू डीन विजिट्स इसलिए होना चालू हुई बिकॉज लोगों के व्यू पॉइंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। आपका एस्टेट ऑफिस का डिफरेंट व्यू पॉइंट है, एएमडी ऑफिस का डिफरेंट व्यू पॉइंट है। सो टू सॉर्ट दिस आउट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डीन विजिट्स होना चालू हुई। सो आई फील दैट अगर अभी बिना डीन के आप डीन ऐसी विजिट्स कराना चाहोगे, सो आई डोंट थिंक सो इसका कोई सेंस बनता है, बिकॉज चीजें वहीं पे घूमती ही रहेंगी। करेंटली होता है कि यू प्रपोज द थिंग, वो एस्टेट ऑफिस जाता है, वो कहीं और जाता है, सो वो भी तब भी वही होगा कि सबके अलग व्यू पॉइंट्स होंगे। सो डीन वी नीड टू हैव डीन्स टू सॉर्ट दिस इश्यूज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, The entire crux wants to have wardens and Ds because they are the policy call takers and not hall managers or staff of the councils. We propose things and they get it. so I never mentioned this. Nice. हाँ, so I never mentioned कि डीन विजिट्स नहीं होनी चाहिए। I mentioned कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए such visits should also be done. Apart from that, लोगों के व्यू पॉइंट्स होते हैं, वो सब होता है, ऑब्वियसली होते हैं, वो वर्क रिपोर्ट्स में कैन बी मेंशन। ठीक है, और ऑन ग्राउंड आके जिस ऑफिस को काम करना है वो अगर देखकर जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, सो देयर इज नो इशू इन दैट आई गेस। ठीक है, और रवि मेंशन्ड बिना डीन के डीन विजिट्स कैसे होगी, सो डीन विजिट्स का नाम हम चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोस्त You can ask the question again if you want some specific answer. So it's like without the dean, उसका फायदा क्या है? Current जो scene चल रहा है, that won't get improved, I think so. So can you please explain us कि उससे चीजें improve कैसे होंगी? हाँ, बता देता हूँ। ठीक है, अभी डीन विजिट्स होती हैं, आपने भी एग्री किया कि वो थोड़ी कम फ्रीक्वेंट हैं। ठीक है, उसके बाद एक विजिट और हो जाए तो लाइक प्रॉपर फॉलोअप्स हो जाएंगे। Sorry for the correction, I didn't said कि frequency कम है because मैं नहीं चाहता हूँ बढ़ जाए, that's efficient enough. You mentioned in your initial statement that's what is being recorded, or you can go and check. ठीक है, so what I want is कि डीन विजिट्स हो गई, प्रॉपर वर्क रिपोर्ट बन गई, उसके बाद दूसरी विजिट इसलिए होनी चाहिए और फ्रीक्वेंट इसलिए होनी चाहिए सो एज टू गेट फॉलो अप ऑन द इश्यूज कि प्रीवियस मीट में ये इश्यूज रेज किए गए थे और ऑन ग्राउंड आकर उनका प्रॉपर चेक हो जाए कि ये इश्यूज हैव ऑलरेडी बीन रिजॉल्व्ड। वन थिंग, और लेट मी स्पीक एंड क्लैरिफाई व्हाई आर यू सो लेट मी क्लैरिफाई। ठीक है, सो मैंने बोला डीन विजिट्स होनी चाहिए, मैंने ये भी क्लैरिफाई किया कि इसके अलावा एस्टेट ऑफिशियल्स और बाकी काउंसिल मेंबर्स के साथ विजिट्स होनी चाहिए सो एज टू गेट फॉलो अप ऑन द पॉइंट्स। फॉलो अप कराने के लिए आई डोंट थिंक डीन सर को आने की जरूरत है और बाकी जो रिमेनिंग इश्यूज है उन पे भी डिस्कशन हो सकता है। One thing going round and round, if you have something new to add then we can, or else we'll move to next section. At the count of this, but
can be on time. डीन विजिट्स में जो चीजें डिसाइड होती हैं वो फाइनल कंक्लूजन होता है, सो फॉलो अप्स का कोई सेंस नहीं है। डीन जो अप्रूव करता है वो होता है, जो नहीं होता है रिजेक्ट वो हटा दिया जाता है। ठीक है, तो डीन विजिट्स में चीजें फाइनल होती हैं बट सारी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती है। आपको भी पता है, अगर आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी तो आई गेस आपको पता होगा सारे प्रॉब्लम्स अभी तक It has started only this year, so it will take time for the implementation. You cannot quote that. Yeah, so my first question is to Anand. What is the Central Dining Committee and why is there a need for such a restructuring? सो अभी सेंट्रल डाइनिंग कमेटी जो थी उसमें 2 प्रोफेसर थे। सो उसमें मैं रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब उनकी विजिट नहीं हो पाती थी, कोई वजह होगी शायद। सो उसके लिए क्या किया है मैंने कि मैं कुछ बायो स्टूडेंट के जो लोग होते हैं या फिर जो भी यहाँ पे पीएचडी गाइस बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको न्यूट्रिशन का, तो उनको ऐड करके एक मैं इनको विजिट कराना चाहता हूँ फिर से, जिसकी वजह से हाइजीन्स के पैरामीटर्स फॉलो हो। तो हाइजीन्स के जो पैरामीटर, जो मिनिमल पैरामीटर्स होंगे वो लाइक ऐसे होंगे कि क्लीनिंग देखेंगे, वो डिश क्लॉथ देखेंगे, कैप देखेंगे, जो कि बेसिक एक स्टूडेंट देख सकता है। तो वो सब फोटोज और वीडियोस करके वो जो प्रोफेसर जो है उनके पास जाएंगे, उनको वो सबूत देंगे। तो दैट्स व्हाई ये ऐसे वर्क करेगी और तो वो फाइन लगा सकते हैं। So coming to the next question, the overnight delivery of food from outside eateries is not allowed due to obvious security reasons. How will you ensure that this happens without compromising the security of the institute that you proposed the delivery of food? दिन में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रात में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम थी। एक्चुअली में 1 बजे तक के लिए ये ऑलरेडी हो गया है, बॉक्सर से बात हुई है, जो अभी चल रहा है प्रोसेस। तो गॉबलर और जुगाड़ इसको सुबह 6 बजे तक कराने के लिए तैयार भी है, मैंने बात करी। तो सिक्योरिटी रीजन समझ में नहीं आया कि 1 बजे तक अगर अलाउ है तो 6 बजे तक क्यों नहीं अलाउ है। Question is, from the security's points of view, why will we allow external vendors to move to the institute at night times? That's his question. Allow the vendors from outside to move in campus at night time, because that was not allowed until last year. We only had time gap till 10. So why will the institute authorities allow us to have the vendors from outside after 10 PM? बट एक्चुअली में 1 PM तक हो गया, 1 AM तक हो गया है ना। एक्चुअली 1 AM तक अगर हो गया है तो सुबह 6 बजे तक क्यों, मतलब जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग रात में जगते हैं और उनको नीड है, लोग रात में जगते हैं तो उनको नीड होती है कि बाहर से खाना है, और वो 11 बजे तक वहाँ जाएंगे और लेके वापस आएंगे, तो बेटर कि उनकी वहाँ तक फूड आए तो वो खा सकते हैं। Let's move to Ravi. So you are proposing to organize fitness and vaccination drives. The Sports Council already conducts marathons and crossy GCs which are open to all, taking the institute's fitness into consideration. The IITB hospital also conducts vaccination drives. What else do you plan to do? Okay, so currently system ऐसा है कि जो vaccination drives होती हैं वो hospital में होती हैं। So what I intend to propose is कि हर hostel wise या फिर club hostel wise हो, because अभी hospital का सीन ऐसा रहता है कि hospital में conduct कराएगी। So firstly आधे लोगों को पता भी नहीं होता कि vaccination drives हो रही हैं, और उसका second reason ये है कि लोग hospital तक नहीं जाना चाहते हैं, उनके hostels में होंगे so that would be a much better solution कि लोग actually में जाएंगे। Because some लोग कुछ लोग conscious होते हैं कि यार hospital में जाएंगे, आधे लोग दूसरे देखेंगे, but hostel में मतलब they are like अपने लोग वाली feeling आती है। So it's like they will go there. Fitness drives, what do you have planned?
fitness and vaccination? फिटनेस ड्राइव्स का इट्स लाइक कि जैसे अभी Okay, so moving on to the next question. What is the structure of the electric shuttle service that you propose, and what is the economic feasibility of this, and where are the charging or refueling stops available for them? So currently I'm proposing to initiate that. I'm not proposing the idea because इसका proposal बन चुका है and it's currently in the DSA office. Fashion correction, it is already been proposed and been seen the register. Propose to initiate, not propose a concept. There's a difference between initiation and conception. So I'd like to rephrase the question. What do you propose to carry? How do you propose to take this initiative forward? So I talked to one of the Aishas. So हमारे बीच में discussion हुआ. हमें भी so I get पता चला है कि vendor से बात हो चुकी है currently institute की. So they are willing to get the buses in the institute around 2025 and उनका कोई cost नहीं है. So only the thing is that हमें सिर्फ electricity उनको free देनी है और student charge होगा उसमें. That's it. Student would be paying the money. Excuse me. So have you considered the economic feasibility of this? Institute has to pay nothing from his pocket, so I don't think इसमें economic feasibility का कोई scene है. For the students. Pardon The me, cost for the students. So it's like अभी आप ऑटो से कहीं भी जाते हो, like आपको H12 से H3 जाने का तो आपको 20 रुपीस पे 18 पे करना पड़ता है, वो 2 रुपए वो भी नहीं देता है. So it's like अगर एक मिनिमम फेयर प्राइस ऑफ 5 रुपीस अभी 5 रुपीस डिसाइड हुआ है, so I am not confirming that. So अगर आप 5 रुपए में आप H12 से H3 जा सकते हो, हाँ it's 5. So आप H12 से H3 जा सकते हो 5 रुपए में. So it's like very feasible for all of us. So economically बहुत अच्छा है. We move to Ashish. We were unable to comprehend the Baksa concept that you have proposed. Please do elaborate on what it means and what problems it will be solving. So this is basically a sort of different way of setting up an eatery inside the institute. This Baksa is sort of a modified shipping container customized in the form of a food outlet. Basically right now in the process of establishing an eatery in the institute, what we have to do is, first of all we have to construct a basic infrastructure and then the vendor comes over there and operates. In this concept, we just need to allocate the vendor with some space. The initial investment will be made by the contractor itself. He'll just set it up everything over here. We'll just have to allocate some space. This will be like a 300 square feet box and he'll operate the outlet over there. So you mentioned conducting checks for structural stability of institute buildings. What would your plan of action be if a building actually fails to meet the required criteria? So as far as structural stability is concerned, ठीक है, all the buildings are currently like उनका हर सेम में या हर annually एक बार चेक होता है pillar stability वगैरह का. So in this the additional thing is, अभी ऐसा हुआ है, recent cases हुए हैं, सब पुरानी buildings का होता है, नए hostels are already. Factual correction, it's not done yearly. It's something that they do agree to do it. What I propose to do in this system is, अभी recent cases आप लोगों ने सुने होंगे, किसी के रूम के सीलिंग फ्लेक्स गिर गए, कहीं पर फैन गिर गया, उसके बाद अथॉरिटीज आए और प्रॉपर पूरे हॉस्टल में पूरा छत वत चेक की और उसके बाद रिपेयर वर्क हुआ. इसमें व्हाट आई वांट इज कि हर सेमेस्टर हर रूम का हर हॉस्टल में बेसिकली एक बेसिक चेक हो, जो आके छत वगैरह देख लें वो लोग कि कहीं से गिरने तो नहीं वाला है.
मेरे हॉस्टल में जब केस हो गया उसके बाद अथॉरिटीज आए, मेरे रूम पर भी आए और चेक हुआ। इसके लिए मैंने स्टेट ऑफिस में ऑलरेडी बात कर ली है एंड दे हैव एग्रीड टू डू दिस। Timer is already started. So what I believe is, Institute has a great infrastructure for strong. Institute has great infrastructure for strong personal growth and an independent and comfortable atmosphere. This has always been my dream to forge and promote this culture. In my manifesto, I have tried my best to include points by checking proper reality checks, and I have only included the points that can be executed. Okay. I have not included any of the points that may sound lucrative to you just to get some votes. In the end, what I would like to say is, just before casting your vote, just go through the manifesto, think of it logically, and cast your vote. Thank you so much. Please, maintain the decorum. Please, settle down. Thank you. Please. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको थैंक्स कि जिन्होंने टाइम दिया इतना मेरे को। सो जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे फिजिबल हैं जितना मैंने देखा हुआ है। सो अब मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं 1 साल में इम्प्लीमेंट करूँ और वो चीज़ें सही से हो और अपना हिस्ट्री एक बेस्ट प्लेस बने। Please settle down. We'll wrap up. Last closing statement from Ravi. So I wouldn't go about by reading something. The institute मेरा घर है, and I know that how to treat this place and how to make this place a much better place. I have experience of working there. I have done things. I have made visions into reality. I have converted dreams into reality. So I know that how things can go about, and groundwork में पता चल ही गया है कि चीजें कैसे अच्छे होंगी, कैसे से करेंगे, and at the end manifesto पढ़ के वोट करिएगा, follow-ups में मत वोट करिएगा सिर्फ